अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है हमारी सीरीज़ चल रही है जेईई मेंस 2026 की, सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के सॉल्व करने की। आज हमारा टॉपिक है वर्क पावर एनर्जी और उसके साथ साथ सेंटर ऑफ मास और कोलिजन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि कुछ कम क्वेश्चन आए थे उसके अंदर। प्रीवियसली इसके बहुत सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, ग्रेविटेशन भी हो चुका है, रोटेशनल मोशन भी हो चुका है, और थर्मोडायनेमिक्स, हीट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ऑसिलेशंस, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये सारे टॉपिक्स हो चुके हैं। आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हैं। पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। अगर आपको ये यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और न्यू है तो चैनल ये सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 23 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए, A bead P sliding on a frictionless semicircular string ACB। एक बीड P है, यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस एक सरफेस के ऊपर ACB पे ऐसा स्लाइड कर रहा है एक स्ट्रिंग के ऊपर, एंड इट इज एट अ पॉइंट S एट t is equals to 0। t is equals to 0 पे यहाँ पे है, t is equals to 0 पे इस पॉइंट पे है। एट दिस इंस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज v। इसके दो कंपोनेंट होंगे, ऑब्वियसली इसकी जो नेट वेलोसिटी होंगी उधर होंगी, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक इधर होंगे एक इधर होंगे। तो उन्हें बोल रहा है ये वाली इसकी जो कंपोनेंट है वो v है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका v है, इसका। तो अनदर बीड q ऑफ सेम मास एज p, और एक बीड है यहाँ पे q, इसका मास सेम है s के जैसा ही, एजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से एजेक्ट करे इस डायरेक्शन में at is equals to 0 अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। इसको ऐसे जाना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, विथ स्पीड v। उसका भी स्पीड v है, मतलब दोनों का स्पीड सेम है। फ्रिक्शन बिटवीन द बीड्स एंड रिस्पेक्टिव स्ट्रिंग्स में भी नेग्लेक्टेड इन बोथ केसेस। फ्रिक्शन हम दोनों केसेस में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेट टीपी एंड टीक्यू बी द रिस्पेक्टिव टाइम्स टेकन बाय द बीड्स। इसका टीपी टाइम टेकन यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम ऑफ p, और इसका टाइम ऑफ q, ठीक है, टू रीच द पॉइंट विद द रिलेशन बिटवीन टाइम ऑफ p एंड टाइम ऑफ q। तो एक चीज देखेंगे स्टूडेंट्स, हम पहले डिस्टेंस नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। इसके लिए डिस्टेंस देखो, अगर ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो इसके लिए डिस्टेंस AB, मतलब डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल्स टू r। तो अब इसका डिस्टेंस इसका कितना होता ACB में जो जा रहा, मतलब ये S वाले बीट का ना, देखेंगे ये वाला बीट क्या है, ये Q है, डिस्टेंस ऑफ Q, और ये डिस्टेंस ऑफ S, डिस्टेंस ऑफ Q और डिस्टेंस ऑफ S देखेंगे। तो ये तो R हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, तो ये R हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हमारे को नापना है, वर्टिकल डिस्टेंस से हमारे को कुछ भी लेना देना नहीं है, और ये वाली वेलोसिटी भी हमारे काम की नहीं है। बेसिकली हम इसमें वर्टिकल डिस्टेंस ही नाप रहे हैं। तो ये वाला डिस्टेंस हमारे को नापना है, ये प्लस ये, ठीक, ये वाला डिस्टेंस तो R है, मतलब हाफ द सेमी सर्कल R है। अब हमारे को बस इतना पार्ट हमारे को देखना है कितना है। तो देखो यहाँ से ये 45 है, यहाँ से यहाँ तक ये R है, ठीक। तो R का इधर कंपोनेंट क्या होता, R cos 45। तो S के लिए डिस्टेंस कितना है, मालूम है, R cos 45 डिग्रीज प्लस R, तो ये 2R से कम है। तो टाइम हमारे को मालूम है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, और इसका टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। दोनों की स्पीड सेम है, हॉरिजॉन्टल वाली कंपोनेंट की स्पीड सेम है, तो जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टाइम भी ज्यादा लगेगा, जिसका डिस्टेंस कम होगा उसका टाइम भी कम लगेगा। तो अब टेक्निकली ये जो P के लिए डिस्टेंस छोटा है, P के लिए बस डिस्टेंस इतना है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए, लेकिन Q के लिए डिस्टेंस इतना है। तो टाइम ऑफ P विल बी लेस देन टाइम ऑफ Q, क्योंकि इसके वेलोसिटी सेम है। तो लेकिन ये ऐसा जा रहा ना, मैंने बोला कि इसकी वर्टिकल वाली वेलोसिटी हमारे को जरूरी नहीं है, हमको सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी लेना है, ठीक है। अब कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है। उन्हें ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया हुआ है v, तो इसकी वेलोसिटी सेम है, ये ज्यादा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कम है, आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता टाइम ऑफ p इज लेस देन टाइम ऑफ q, टाइम ऑफ p इज लेस देन टाइम ऑफ q, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विथ काइनेटिक एनर्जी k फ्रॉम अ पॉइंट A एट एन एंगल 60 डिग्रीज। यहाँ से इसकी काइनेटिक एनर्जी
के है कहते हैं कहाँ से, यहाँ से जब हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं point A at an angle 60 degrees with the horizontal, the ratio of difference in kinetic energy at point B and C, B और C के difference of kinetic energy का ratio और to the point A के साथ हमारे को ये फाइंड आउट करना है। तो टेक्निकली हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी एट A माइनस काइनेटिक एनर्जी एट B, A और B का डिफरेंस बोला, हाँ इसका मैग्नीट्यूड ले सकते हैं हम, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी एट। अब नीचे का काइनेटिक एनर्जी एट के तो उन्होंने बोला के ही है, तो अब ये वाला काइनेटिक एनर्जी तो के ही कर लेंगे। अब बी का काइनेटिक एनर्जी, हमारे को बी का काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी एट बी का स्क्वायर, तो के इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी भी कितना होता, टॉप पॉइंट पे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी रहती है उसकी, वी कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे वी कॉस 60 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी देख रहे हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट ए कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट ए है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे भी उतनी होती काइनेटिक एनर्जी, सेम सी पे भी उतनी होती और यहाँ पे भी उतनी होती, ए और सी पे दोनों पे काइनेटिक एनर्जी सेम। यहाँ पे देखो 1/2 एम वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 60 डिग्रीज, कॉस 60 कितना होता 1/2 का स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी एट बी, काइनेटिक एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर इंटू 1/, तो हम जो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है इसको के बोल रहे हैं, इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है उसको के बोल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होता, k/4 होता, यस k/4 होता। तो हमारा काम हो गया, के ए माइनस के बी कर देंगे, के ए माइनस के बी मतलब ए पे कितनी है काइनेटिक एनर्जी के, बी पे अब भी फाइंड आउट करें हम, k/4 है डिवाइडेड बाई के, ठीक। ये डिफरेंस है ऊपर और नीचे ए के साथ कंपैरिजन है, तो k माइनस k/4 क्या होता 3k/4 होल डिवाइडेड बाई के, ये कैसे एक गया 3:4 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को हम के बोले, यहाँ पे होती हाफ एम वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ एक ही वेलोसिटी होती है उसमें। यहाँ पे भी इसके दो वेलोसिटीज होते हैं, इधर की और नीचे की, इसकी नेट वेलोसिटी इधर, तो नेट वेलोसिटी को ही हम स्पीड भी बोल सकते हैं, इसकी नेट वेलोसिटी को भी हम स्पीड बोल सकते हैं, ठीक। सो इसका आंसर है 3:4। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। सिंपली टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी कॉस थीटा होती है इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज रहते हैं, लेकिन अब हम क्योंकि स्पीड नाप रहे हैं इसकी तो एक ही वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ पे भी एक ही वेलोसिटी, यहाँ पे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सेम, स्पीड भी सेम, वेलोसिटी अलग, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ रहता, इस पॉइंट पे स्पीड सेम, इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट, एक्स वाला कंपोनेंट सेम रहता लेकिन वाई वाला कंपोनेंट इधर ऊपर रहता और वाई वाला कंपोनेंट नीचे रहता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ ये वाला है जेईई मेंस 2026 23 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। टू ब्लॉक्स विथ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, ये 100 जी है और ये 200 जी है, आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ अ स्प्रिंग ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। इसको स्प्रिंग्स को हम अटैच कर रहे हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, इसमें एनर्जी स्टोर्ड ई है, कहते हैं ई हमारे को मालूम है हाफ के एक्स स्क्वायर होता बोल के, राइट। द एनर्जी स्टोर्ड इन बी व्हेन द स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड के बी ऑफ ए एंड बी रेस्पेक्टिवली सैटिस्फाई द रिलेशन 4k इज इक्वल टू 3k। तो हमारे को इसकी एनर्जी मालूम करना है, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, इसकी एनर्जी यू बोलेंगे, इसमें तो ई है, ठीक है। इसकी एनर्जी यू कितनी है, इसकी भी हाफ के बी इंटू एक्स का स्क्वायर होता, यहाँ पे भी हाफ के ए इंटू एक्स का स्क्वायर होता। और एक चीज देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे और एक दिया हुआ है इन्हें 4ka इज इक्वल्स टू 3kb, तो हम यहाँ से kb निकाल सकते हैं, kb इज इक्वल्स टू 4ka/3, ठीक है। अब देखो x हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके ऊपर नीचे mg लगते रहता फोर्स और ऊपर इसका kx स्प्रिंग फोर्स लगता रहता, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस रहते हैं, kx इज इक्वल्स टू mg हो जाता, यहाँ से x निकालेंगे तो हम mg/k हो जाता। तो इसमें अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं तो E इज इक्वल्स टू 1/2 ka इंटू एक्स की जगह पे mg/k, mg/ka का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। तो यहाँ से एनर्जी किस पे डिपेंड चीज है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 ka m स्क्वायर g स्क्वायर डिवाइडेड बाई k का स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, स्क्वायर से का ka चला गया,
तो एनर्जी डिपेंडेंट है, E इज डिपेंडेंट ऑफ 1/2, तो 1/2 सब में आता मास का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये है एनर्जी का रिलेशनशिप। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का ये कर लेंगे U1/U2 पोटेंशियल एनर्जी इन 1 डिवाइडेड बाई पोटेंशियल एनर्जी 2। इसकी एनर्जी E है तो इसको हम E लिख सकते हैं, पहले वाले की एनर्जी E है। ठीक, U2 हमारे को फाइंड आउट करना है, ये मास के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, तो Ma/mb का होल स्क्वायर इंटू K के ऊपर डिपेंडेंट है तो Kb/K। ठीक, तो Ma और Mb कितना है, ये 200 है, ये 100 है, तो इसको हम 2m बोल सकते हैं, इसको अगर m बोले तो इसको 2m बोल सकते हैं। यस, तो E/U2 इज इक्वल्स टू Ma डिवाइडेड बाई, इसको 2ma लिख सकते हैं, Mb इज इक्वल्स टू 2ma लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर इंटू Kb 4Ka/3 4Ka/3 इंटू Ka। Kb इज इक्वल्स टू 4Ka/3, यहाँ पे हम K से Ka गया, Ma से Ma गया, क्या बचा E/U2 इज इक्वल्स टू, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 इंटू 4/3, 4 से 4 गया, 3e उधर गया, तो U2 क्या हो गया, U2 इज इक्वल्स टू 3e हो गया, 3 टाइम्स द एनर्जी स्टोर्ड इन A। ठीक, ये थोड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। 3e ऑप्शन यहाँ पे है। अगर हम इसको डायरेक्ट हाफ के स्क्वायर से करने जाएंगे तो ये हो जाता, रॉन्ग हो जाता, उसका आंसर ऐसा आता, हाफ के स्क्वायर से डायरेक्ट करके, तो हम वैल्यूज अगर करके हमारे को मास भी कंसिडर करना पड़ता है, एलोंगेशन हमारे को मालूम नहीं है, एलोंगेशन किसका कितना है, क्योंकि ज्यादा मास हम अटैच करेंगे तो ज्यादा एलोंगेशन होता है, और इसका K भी जो है सो ना अलग अलग है, तो इसको हमारे को माइंडफुल रह के करना है कि अलग अलग है, और एलोंगेशन x भी दोनों का डिफरेंट है। चलिए, होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, 2 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, ये मेन 2026 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पोजीशन R1 टू पोजीशन R2 अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड F, द वर्क डन बाय द फोर्स इज, वर्क डन नेगेटिव ऑफ F डॉट dr होता क्या, अगर ये नेगेटिव हटा दें तो करेक्ट हो जाता है। नेगेटिव ऑफ वर्क डन को ही हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। वैसे वर्क डन होता F इज इक्वल्स टू इंटीग्रल F डॉट dr, ये है करेक्ट फोर्स का रिलेशन और वर्क का रिलेशन। नेगेटिव ऑफ वर्क डन को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर इन्हें या तो नेगेटिव निकालता है या पोटेंशियल एनर्जी बोलता तो ये स्टेटमेंट्स ट्रू होता। अभी के लिए ये ट्रू स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि नेगेटिव दे दिया है। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन फॉलो इनफिनिट नंबर ऑफ पाथ्स, यस इतना तो ट्रू है। देयरफॉर द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद पाथ इट फॉलोज ऑफ ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये रॉन्ग हो गया क्योंकि अमाउंट ऑफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोज। अमाउंट ऑफ वर्क डन is independent of path taken, independent of path taken। सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल लेके जा रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स या मास लेके जा रहे हैं, तो ऐसा भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं, इसमें बहुत सारे इन्फिनिट नंबर ऑफ पाथ टेकन हो सकता है। लेकिन वर्क डन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता, ना कि पाथ टेकन पर, कंजर्वेटिव फील्ड खास तौर। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। यहाँ पे एक नेगेटिव अगर करेक्ट हो जाता तो ये नेगेटिव अगर ना होता या इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलता तो वो करेक्ट होता। तो अभी के लिए बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन, 2 kg का मास है, x डायरेक्शन में जा रहा है, सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम xt इज इक्वल्स टू अल्फा t स्क्वायर प्लस बीटा t प्लस गामा। तो एक फंक्शन x टाइम का फंक्शन दे दिया हुआ है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, मीटर में दिया हुआ है, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, बीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड गामा इज इक्वल, सारे 1 1 1 है। तो पोजीशन का ये आ गया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ये पोजीशन का ये आ गया क्योंकि अल्फा बीटा और गामा 1 है। द वर्क डन ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल्स टू 2 टू टी इज इक्वल्स टू 3। तो स्टूडेंट्स डायरेक्टली हम ये कर सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स करो, तो यहाँ पे हम इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स करें। अभी देखिए हम एफ डॉट डी एक्स करने बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट रहा तो बाहर निकल जाता, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता, एक्स होता, कहाँ से कहाँ तक हम कर रहे हैं, टी इज इक्वल्स टू
2 से लेकर t इज इक्वल्स टू 3 तक, 2 से लेकर 3 तक। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड आउट करेंगे अलग से। फोर्स इज इक्वल्स टू होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है तो एक्सेलरेशन इसको डबल डिफरेंशिएशन करें तो मिल जाता है हमारे को। तो x इज इक्वल्स टू क्या है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 है, तो इसको हम dx बाई डी टी करेंगे, v आ जाता हमारे को, तो ये क्या हो जाता 2t प्लस 1, ये v आ गया। तो अब dv बाई डी टी करेंगे तो हमारे को a आ जाता, तो इसको और एक बार कर दिया तो ये डायरेक्टर 2 आ गया। तो एक्सेलरेशन हमारे पास 2 आ गया। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास भी 2 है और एक्सेलरेशन भी 2 है। मास भी यहाँ पे 2 दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी 2। अब हम निकाले, डिफरेंशिएट करते हैं, गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम 2 निकाले, तो अब फोर्स क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमारे को क्या करना है, 4 इंटू एक्स के पोजिशन पे एक बार 3 एक बार 2 रखना है। तो एक्स का इक्वेशन क्या है, ये है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसमें 3 रखना है, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, इसमें 2 रखना है, इसमें 3 इसमें 2 रखना है। 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, ये होता 4 इंटू 9 और प्लस 3 प्लस 1, तो ये 13 माइनस 4 प्लस 2 6 प्लस 7, 13 माइनस 7, तो 4 इंटू 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6, 4 6 24 जूल्स। तो वर्क डन क्या हो गया, 24 जूल्स हो गया। ठीक, वर्क डन 24 जूल्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट, ये है 24 जूल्स। चलिए, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। सिंपली हम क्या कर रहे हैं मालूम है, वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला लेके इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स से करते रहे और फोर्स अलग से फाइंड आउट कर रहे हैं। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला, तो एक्स के इक्वेशन से डबल डिफरेंशिएट करके हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। तो फोर्स क्या हो गया, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये 4 आ गया। तो फोर्स इंटू हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, इससे इंटीग्रेशन से एफ बाहर आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता, 3 से 2 तक वैल्यूज रख के हम इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारा आंसर 24 जूल्स आ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी V वर्सेस डिस्टेंस x इज बाय द ग्राफ रैंक वेरियस रीजंस एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए हमारे को। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, या पोटेंशियल एनर्जी V वर्सेस x का ग्राफ दिया हुआ है ऑन पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो। तो हमारे को ज्यादा फोर्स कहाँ पे लग रहा है और कम फोर्स कहाँ लग रहा है हमारे को मालूम करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, फोर्स का रिलेशनशिप है माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये फोर्स का रिलेशनशिप है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता मालूम, बढ़ता फोर्स के अगर अपोजिट गए तो इसीलिए ये नेगेटिव है। अदरवाइज एफ अगर मैग्नीट्यूड हटा दें तो डीवी बाई डी एक्स, इसका मतलब स्लोप जहां पे ज्यादा रहेगा वहां पे फोर्स भी ज्यादा रहेगा। तो देखो एक लाइन ऐसी है, ये लाइन है, और एक लाइन ऐसी है, तो इसका स्लोप ज्यादा हो गया, इसका स्लोप बहुत कम, मतलब स्लोप 0, इसका स्लोप 0 और इसका स्लोप थोड़ा। तो सबसे ज्यादा स्लोप यहाँ पे है। कैसा मालूम हो सबसे ज्यादा स्लोप कहाँ है, इधर देखो, एक ही बॉक्स में इन्हें 3 बॉक्स आगे चलना, एक बॉक्स आगे गया तो 3 बॉक्स ऊपर जा रहा, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा स्लोप। इन्हें एक बॉक्स आगे गया तो एक बॉक्स ऊपर भी जा रहा, लेकिन इन्हें 2 बॉक्स आगे गया तो एक बॉक्स नीचे जा रहा। तो सबसे ज्यादा फोर्स होता जिसका ज्यादा सबसे स्लोप है, तो इसका मतलब बीसी का स्लोप ज्यादा है, तो फोर्स भी बीसी का ज्यादा होगा। उसके बाद ये होगा फोर्स ऑन ए, फिर उसके बाद ये होगा फोर्स डी, और सबसे कम स्लोप ये होगा क्योंकि स्लोप यहाँ पे 0 होता है। फ्लैट लाइन का स्लोप 0 और जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप इन्फिनिट, ये वाला स्लोप इन्फिनिट रहता और ये वाला स्लोप 0। ठीक, तो ये सिंपल है, इजी है। खाली मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बोल के बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बोला, तो फोर्स का हमारे को मैग्नीट्यूड निकालना है बस। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फोर्स बीसी का, फिर उसके बाद ए बी का, फिर उसके बाद डी का, फिर उसके बाद सी डी का। बीसी बीसी फर्स्ट बीसी, ये ऑप्शन में है तो इसका मतलब ये, उसके बाद ए बी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बीसी के बाद ए बी डी और सी डी का स्लोप 0 है। ये आपको लाइन अच्छे दिख रहे होंगे, ये अगर नहीं दिख रहे तो उसको थोड़ा सा जूम कर लो, ऐसे है लाइन्स। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, यहाँ पे बॉडी ऑफ मास 14 kg इनिशियली एट रेस्ट एक्सप्लोड्स एंड ब्रेक्स इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, masses in ratio 2:3. The two pieces of equal masses fly off perpendicularly to each other and with the speed 18 meter per second, the velocity of the heavier fragment. तो देखो एक बड़ा वाला मास था, ये ब्रेकडाउन हो गया, इसके 3 पार्ट्स बन गए। एक तरफ मास क्या आ गया, 2m आ गया, एक 2m आ गया, दूसरा मास 3m आ गया। अब हो रहा क्या, ये 2m के दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर जा रहे हैं, मतलब ये 2m इधर जा रहा और ये 2m इधर जा रहा, सेम वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी v, इसकी वेलोसिटी v। ठीक, तो हम क्या करेंगे मालूम है, इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व करेंगे, हेवियर पार्टिकल की वेलोसिटी बताना है हमारे को। तो ये देखो, ये दोनों का रिजल्टेंट इधर आता, ठीक है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ यहाँ वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये 2 और ये 2, तो √2 टाइम्स ऑफ 2mv, तो इसका रिजल्टेंट क्या आता, 2√2mv। तो ये इसका हेवियर मास इधर जाता 3m वेलोसिटी से, इसकी वेलोसिटी हमारे को फाइंड आउट करनी है। अब ये दोनों इक्वल है तो हमारे को आसानी से ये दोनों इक्वल फाइंड आउट कर सकते हैं, या नहीं तो हम क्या कर सकते हैं मालूम है, इनिशियल मोमेंटम 0 करके मोमेंटम ऑफ 1 प्लस मोमेंटम ऑफ 2 प्लस मोमेंटम ऑफ 3 भी कर सकते हैं। ठीक, तो देखो मोमेंटम ऑफ 2, तो मास इंटू वेलोसिटी 2m इंटू वी प्लस 2m इंटू वी प्लस 3m इंटू वी ऑफ, ये देखो v ऑफ a, v ऑफ b, v ऑफ, ये इधर आ गया, तो -3m vc इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच में परपेंडिकुलर है, तो 2m क्या हो गया, 4m v हो गया, सिंपली ऐड करें तो। लेकिन यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री से इसको वेक्टर सम करना पड़ता, वेक्टर सम कैसा रहता, वेक्टर सम जैसे कि ये अगर v रहा और ये भी v रहा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता, √2, तो ये क्या हो गया, √2 टाइम्स ऑफ 2mv। ठीक, तो इधर से मास चला गया, v कितना है, 18 है, तो 3 टाइम्स ऑफ vc इज इक्वल्स टू 2√2 इंटू 18, तो 3 1 जा 3, 9 जा गया, सॉरी 3 1 जा 3, 6 जा गया, तो 6 2 जा 12√2 इसका वेलोसिटी ऑफ c। ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करके करे हुए हम तीनों का मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, सिंपली वेक्टर एडिशन से आ जाता है, vc इज इक्वल्स टू 12। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको कि 2m इधर जा रहा है, ये 2m इधर जा रहा है, तो ये 3m ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में जाता, क्योंकि इसका जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आता है, इसका मतलब ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता 3m वाला। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही करना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, लेकिन यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसको सिंपली ऐड नहीं कर देना, ये वेक्टर सम करना। अगर दोनों डायरेक्शन में v रहा तो ये √2v होता, अगर इधर 2mv रहा तो √2mv होता, मतलब 2√2mv होता। जैसे कि ये इधर है 2mv और इधर है 2mv, तो इसका रिजल्टेंट इधर आ जाता 2√2mv। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In a perfectly inelastic collision, two spheres made up of the same material with masses 15 and 25 kg, perfectly inelastic। perfectly inelastic collision का कंडीशन क्या रहता, E is equals to 0, आपको मालूम है, E is equals to 0 रहता, 15 kg, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक इधर जा रहा और एक बिल्कुल इसके ऑपोजिट में इधर आ रहा, एक है 15 kg और एक है 25 kg। ठीक है, इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद द स्पीड्स 10 मीटर पर सेकंड एंड 30 मीटर पर सेकंड, तो 15 वाला 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा और ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा, रेस्पेक्टिवली स्ट्राइक ईच अदर एंड स्टिक टुगेदर। E इक्वल्स टू 0 मतलब दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे। फिर उसके बाद द राइज इन टेम्परेचर इफ ऑल द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कोलिजन इज रिटेन बाय दीस स्फीयर्स। हीट प्रोड्यूस्ड अगर रिटेन हो गया तो इसके अंदर उन्हें राइज इन टेम्परेचर बताओ। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी लॉस का हमारे पास एक फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी लॉस का एक फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी लॉस का क्या फॉर्मूला है, 1/2 म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है। हाफ एम बी स्क्वायर, इसे समझो, हाफ एम, ये क्या है, एम ही है, म्यू क्या है
रिड्यूस्ड मास होता है, m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है, रिड्यूस्ड मास आ जाता है। तो म्यू इक्वल्स टू m1 m2 m1 प्लस m2 अगर यहाँ पे रखे इसको निकाल लेंगे म्यू हम अलग से, m1 m2 तो 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 25 40। v रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है v1 माइनस v2, तो एक वेलोसिटी आप समझ लो ये इधर है और ये वेलोसिटी v2 इधर है, तो इसको -30 कंसीडर करेंगे, v1 माइनस v2 मतलब 10 माइनस -30, तो ये क्या हो गया v रिलेटिव हो जाता 10 माइनस ऑफ -30 इज इक्वल्स टू ये 40 हो गया, v रिलेटिव 40 हो गया, e इज इक्वल्स टू 0, अब ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1, तो देखो 1/2 इंटू रिड्यूस मास कितना निकाला मैं 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40, रिलेटिव है 40, इसका मतलब 40 का स्क्वायर इंटू, अब ये काइनेटिक एनर्जी लॉस ही जो है सुना हीट डेवलप होगा, हीट मतलब ms डेल्टा टी, आप ms डेल्टा टी को इसको इक्वेट करेंगे, मास 40 है तो मास 40 रखेंगे, स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है 40 इंटू स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है कितना 31 कैलोरी, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करें तो 31 इंटू 4.2 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 40 का स्क्वायर इंटू, ठीक, तो देखो ये 40 से ये 40 चला गया और ये 40 से ये 40 चला गया, ठीक, तो और क्या बचा ये 2 इधर आ गया, तो ये पूरा उधर लेके जाएंगे, डेल्टा टी हमारे पास डायरेक्ट आया था 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4.2 इंटू 31, ठीक, 15 इंटू 25 कितना होता है 25 × 250 में अगर 125 डाले तो 375, ये हो गया 375 डिवाइडेड बाई 2 4 8 8.4 हो गया, 8.4 इंटू 31, और 8.4 इंटू 31 कितना होता 260.4 इज इक्वल्स टू 375 डिवाइडेड बाई 260.4, या फिर हम 3750 डिवाइडेड बाई 2604 भी कर सकते हैं, यही होगा हमारा राइजन टेम्परेचर, चाहे केल्विन में होंगे चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में होंगे, 3750 डिवाइडेड बाई 2604, तो हमारे पास कैलकुलेटर है 3750 डिवाइडेड बाई 2604 तो 1.44 आ रहा है इसका आंसर, 1.44 इज इक्वल्स टू 1.44 इज इक्वल्स टू 1.4, ठीक है, तो कहाँ पे है, हाँ 1.44 किधर है, ये 1.44 इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, काइनेटिक एनर्जी लॉस की इसकी जो हीट डेवलप्ड है ना उसी को हम काइनेटिक एनर्जी लॉस को हीट डेवलप्ड बोलते हैं, जितना काइनेटिक एनर्जी लॉस होता है इनके कोलिजन के अंदर उतना ही हीट डेवलप होता है, उसी हीट को हम Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो उसको हम इक्वेट करते हैं किससे, काइनेटिक एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी लॉस का फॉर्मूला है हाफ m1 m2, ये म्यू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर है और ये 1 माइनस ई स्क्वायर है। अगर यहाँ पे ई की वैल्यू कुछ भी होती जैसे कि परफेक्टली इन इलास्टिक की जगह पे इलास्टिक होता तो ई की वैल्यू 1 होता, ठीक, ई 1 और 0 के बीच में लाई करता है, ये भी हमारे को मालूम है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, a small bob of mass m is attached to a massless rigid rod of length 1 meter pivoted at point P and kept at an angle of 60 degrees। अच्छा, ये 60 डिग्री एंगल के ऊपर है, यहाँ पे ये 1 मीटर है, ये मास m है, और एक यहाँ पे और एक रखा होगा with the vertical as shown in the figure at a distance 1 meter। A distance 1 meter below the point P, an identical bob B is kept at rest on a smooth horizontal surface that extends to a circular track of radius। तो अगर ये इसको जाके मारेंगे ना ऐसा इन्हें इसको, तो इन्हें आगे से जाके ऐसा इन्हें सर्कल कंप्लीट करेगा। If Bob B just manages to complete the circular path, just manages to complete the circular path, यहाँ से इन्हें से जाके इसका सर्कल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो क्या फाइंड आउट करोगे उन्हें, पाथ ऑफ रेडियस r अप टू पॉइंट Q, ये पॉइंट Q तक जाके इन्हें यहाँ पे ये करा हुआ है। आफ्टर बीइंग हिट इलास्टिकली सो बाय बॉब A then the radius r is, यहाँ का रेडियस हमारे को r फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक चीज हमारे को मालूम है, टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये पॉइंट A है समझेंगे,
वेलोसिटी एट ए शुड बी अंडर रूट ऑफ 5 g r। ये जरूरी है। यहाँ पे कितनी रहनी है वेलोसिटी? अगर ये पॉइंट हम बी बोले, वेलोसिटी एट बी शुड बी अंडर रूट ऑफ 3 g r, ये रहना जरूरी है। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से जो भी इन्हें पोटेंशियल एनर्जी, अभी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, ये कन्वर्ट करेंगे इन्हें काइनेटिक एनर्जी में। अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh। ये हाइट कितना है देखेंगे हमारे पास, ये r है, ये टोटल भी r है, तो ये क्या हो जाता है? r cos 60 डिग्री हो जाता है, तो ये डिस्टेंस हो जाता है r माइनस r cos 60। तो इसको लेंथ समझ लेंगे, चलो इसको लेंथ समझ लेंगे। ये l है और ये भी l है। ये हाइट देखेंगे, ये होता l cos 60, तो ये हमारा फाइंड आउट करना है। टोटल l है, ये है l cos 60। तो यहाँ पे इसकी हाइट कितना ऊपर है, इससे कितना ऊपर है? ये वाली हाइट l माइनस l cos 60 डिग्री, या इसमें से l कॉमन लिए तो 1 माइनस cos 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ये लगाएंगे तो mg इंटू h कितना है? l इंटू 1 माइनस cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हाफ mv स्क्वायर, तो मास से मास चला गया। g अगर हम 10 लेंगे, g की वैल्यू दिया गया इसमें, g की वैल्यू नहीं दिया, लेकिन cos 60 कितना होता? 1/2, तो g l 1 माइनस 1/2 होता, 1 माइनस 1/2 होता 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 v का स्क्वायर। तो जी एल बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 v स्क्वायर, 2 से 2 गया, यस। तो वहां पे कितना होता देखो, ये रूट 5 g r आ रहा, तो v उसकी वेलोसिटी उतनी रहना है। जी एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 5 g r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रूट से स्क्वायर गया, जी से जी गया, तो r इज इक्वल्स टू l/5, r इज इक्वल्स टू l/5। तो ये l1 है, ऑलरेडी हमारे को मालूम है, तो r इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, r इज इक्वल्स टू 1/5। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। वर्टिकल सर्कुलर मोशन का हमारे को मालूम रहना है कि ये बेस पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5 g r रहना है, और ये पॉइंट पे रूट 3 g r रहना है वेलोसिटी टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्कल। वर्टिकली एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए इतनी वेलोसिटी रहना जरूरी है। तो यहाँ पे जब इन्हें मास इसको टकरा था ना, तो हम उसकी वेलोसिटी उतनी ही मान लें जितनी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो वैल्यूज रख दे रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जा रही काइनेटिक एनर्जी में। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है बोल के हम ये कर रहे हैं। हाइट ऊपर कितना है? यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ से नीचे से ऊपर, ये है l माइनस एल कॉस थीटा, l माइनस एल कॉस थीटा। थीटा 60 डिग्री से, तो l माइनस एल कॉस 60 ले लेते हैं। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखेंगे, हाँ, जेईई मेंस 2026 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। फॉर अ मैकेनिकल सिस्टम of many particles, total kinetic energy is sum of kinetic energy of all particles। is total kinetic energy कितनी होती है? Ke total is equals to यहाँ पे हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर अप टू हाफ mn vn का स्क्वायर, ये होता सम ऑफ। फर्स्ट वाला तो ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द टोटल काइनेटिक एनर्जी कैन बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास हाईएस्ट हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो m इंटू m सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ये हो सकता, प्लस द सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ all the particles with respect to the center of mass, प्लस all the particles with respect to center of mass, मतलब v1 का स्क्वायर प्लस m v2 का स्क्वायर एंड सो। ये भी करेक्ट ही है। पहले देखो, अगर कोई भी सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी करना है तो इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी कर ले सकते हैं। फिर दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस इंडिविजुअल की काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो कौन सा है? बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर ठीक। चलिए यहाँ पे ये खत्म हो गया।
चलिए, होपफुली ये आपको यूज़फुल होगा। जो भी स्टूडेंट्स JEE नीट के हैं उनको ये वीडियो सेंड कर दीजिए, और अगर वीडियो यूज़फुल है तो आपको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।